हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर 2018 में आए ईवीएस के पोर्शन के पार्ट 2 को। इससे पहले पार्ट 1 में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। पार्ट 2 में हम बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16th क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? आपके ऑप्शंस है, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। सेकंड है, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। थर्ड है, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। और फोर्थ है, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि जो मिड डे मील का टाइम होता है, यानी कि जिस समय बच्चे दोपहर का भोजन करते हैं स्कूल में, तो यह समय इस समय के लिए सबसे प्रासंगिक इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। क्योंकि इस टाइम बच्चे सब इकट्ठा होकर भोजन करते हैं, तो इस समय बच्चे आपस में समूह में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे से, यानी कि अपने पीयर से, सहपाठियों से उन्हें इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है और वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो 16th का होगा ऑप्शन फर्स्ट। 17th क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? आपके ऑप्शंस है, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। सेकंड है, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। थर्ड है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। और फोर्थ है, स्कूल बैग का कम वजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। 18th क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शंस है, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। सेकंड है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। थर्ड है, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। और फोर्थ है, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। और इसमें आपको बताना है ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो 18th का होगा ऑप्शन सेकंड। 19th क्वेश्चन है, बाला का पूरा रूप क्या है? आपके ऑप्शंस है, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। सेकंड है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। थर्ड है, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। और फोर्थ है, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। तो बाला की आपको फुल फॉर्म बतानी है। बाला की फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो बाला की फुल फॉर्म क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो 19th का होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। सेकंड है, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। थर्ड है, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। और फोर्थ है, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। तो आपको बताना है कि वैकल्पिक जो ढांचा है उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ है कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। तो 20 का होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक डैश है। आपके ऑप्शन है, वैज्ञानिक तथ्य। सेकंड है, रूढ़िबद्ध धारणा। थर्ड है, अंधविश्वास। और फोर्थ है, मिथक। तो इसमें बताना है कि आपको महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक क्या है? यह एक मिथक है। यह आपको ऑफिशियल आंसर की में मिथक दिया हुआ है। यहाँ पर आप रूढ़िबद्ध धारणा भी ऑप्शन आपका ठीक हो सकता था,
बट पता नहीं इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में मिथक ही ऑप्शन सही बताया है। तो 21 का होगा ऑप्शन 4, यानी कि यह एक मिथ है, यानी कि यह एक मिथक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू और कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति बतानी है। तो क्या होगी? जम्मू कश्मीर होगा बिहार के उत्तर पश्चिम में और गोवा होगा दक्षिण पश्चिम में। तो स्थिति होगी उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो 22 का होगा ऑप्शन सेकंड। 23 क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? आपके ऑप्शंस है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। सेकंड है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान दोनों में कमी। थर्ड है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। फोर्थ है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। आपको बताना है कि जो वाष्पीकरण है यानी कि वेपराइजेशन की प्रक्रिया किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? तो इसका आंसर होगा सतह क्षेत्र और तापमान जब इन दोनों में कमी होगी तब वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। तो 23 का होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। आपके ऑप्शंस है चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल, ग्राफिक कौशल या फिर दिशात्मक कौशल। जो स्थान, दूरी और दिशाओं की स्थिति है उसे समझने की क्षमता क्या है? वह होती है चित्रण कौशल। तो 24 का होगा ऑप्शन फर्स्ट, चित्रण कौशल। 25th क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1975, एनसीएफ 2005। तो आपको बताना है कि कौन सा एनसीएफ था जिसने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। तो वो था एनसीएफ 1975, यानी कि एनसीएफ 1975 की ये सिफारिशें थी। तो 25th का होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? आपके ऑप्शंस है दक्षिणी क्षेत्र, सेकंड है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, थर्ड है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और फोर्थ है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे स्थानांतरित खेती होती है? वो होती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। सेकंड है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। थर्ड है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। और फोर्थ है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि जो बांध होते हैं वे टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है मीथेन, थर्ड है जलवाष्प और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो कौन कौन सी इसमें ग्रीन हाउस गैसें हैं? ये सभी जो इसमें दी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प, ये सभी के सभी ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं। ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो 28 का होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? आपके ऑप्शन है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की छाया वृष्टि छाया में होते हैं। सेकंड है ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली यानी कि कम होती है। थर्ड है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। और फोर्थ है ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती है। अब आपको बताना है कि भारत में जो ठंडे रेगिस्तान है वे मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। आपको पता होगा भारत में ठंडा रेगिस्तान किसे बोला जाता है?
वो बोला जाता है लेह और लद्दाख को। तो 29 का होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए वे मानसून से प्रभावित नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, सेकंड है सल्फर, थर्ड है क्लोरीन और फोर्थ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपको बताना है कि जो ताजमहल का रंग है वो पीला पड़ता जा रहा है, उसके लिए कौन सी गैस इसमें से जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ होते हैं आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।